नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने भारत डायनेमिक्स के द्वारा बनी एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो का सी किंग 428 हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस टेस्ट के दौरान टॉर्पीडो सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर से अलग हुई और इस टॉर्पीडो ने पैराशूट के माध्यम से पानी में प्रवेश किया और उसके बाद इस टॉर्पीडो ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस अब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन कम करने पर विचार कर रहा है, जिसे पहले 1.5 टन का किया जाना था। अब इसे 1.3 टन किया जाएगा, जो कि स्कैल्प ईजी वेरिएंट के बराबर होगी, जिसे कि राफेल एयरक्राफ्ट पर लगाया गया है और ये मिसाइल किसी भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसे मित्र देशों की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पर भी लगाया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी का जो डिजाइन है उस पर काम चल रहा है और इस डिजाइन का आकलन रशिया में किया जाएगा, जिसके बाद इसके ट्रायल्स किए जाएंगे और जिसके बाद जल्द ही इस मिसाइल के ट्रायल्स किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का ये जो टेस्ट है वो 2024 से शुरू हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना, एचएएल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मीटिंग की है और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने एचएएल को निर्देश दिए हैं कि एचएएल को 16 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हर साल देने होंगे, जो कि 2021 के एग्रीमेंट के तहत है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स को 73 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि पहले 3 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मार्च 2024 से डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी हो सकती है और ये डिलीवरी 2024 के अंत में होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को ही लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने पुष्टि की है कि ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत वर्तमान में मौजूद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की कीमत से 2 गुना होगी और ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसके कोई ऑर्डर नहीं दिए। वहीं दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस रैमजेट इंजन की क्षमता को भी बढ़ा रहा है वर्तमान में मौजूद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की, जिन्हें की एक लोअर हाइपरसोनिक स्पीड मिलेगी मैक 4 की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ और अडानी के सहयोग से एक उन्नत हथियार प्रणाली विकसित की गई है, जिसे कि यूएवी से लॉन्च किया जा सकता है, जिसे कि यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी कि यूएलपीजीएम कहा जाता है। ये स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को लक्षित करने में सक्षम हवा से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणाली के रूप में काम करती है और इस यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल में कई तरीके के फीचर्स हैं और इसके 4 अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, जिन्हें कि ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इस यूएलपीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है और इन सफल परीक्षणों से संकेत मिलता है कि ये प्रणाली अत्यधिक विश्वसनीय है। ये रियल टाइम सिनेरियो में काफी अच्छा काम कर सकती है। अब कहा जा रहा है कि इसके अगले फेज में इसके और ट्रायल्स किए जाएंगे और 2024 से इसका उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों, इस यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम की कुछ खासियतें हैं, जैसे कि ये एयर टू सरफेस वाली मिसाइल है। इसका वजन 5 से 8.5 किलोग्राम है। इसकी रेंज 1.5 से 2.5 किलोमीटर है और इसका 2 वे डेटा लिंक है। यही नहीं, इसमें हाईली इफेक्टिव IIR इमेजिंग सीकर भी लगा है और ये यूएलपीजीएम सिस्टम का हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जो कि इसे पोर्टेबल और अलग अलग सेटिंग में तैनात करना आसान बनाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि यूएलपीजीएम प्रणाली की उन्नत तकनीक और प्रभावशाली क्षमताएं इसे भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है, जिससे कि भारत किसी भी संभावित खतरों से खुद को बचाने की क्षमताओं में वृद्धि करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरदराज इलाके मडावा के जंगलों में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें कि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस दुर्घटना में पायलटों को चोटें आई हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। यही नहीं, सेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, देश में संयुक्त अभियान चलाने के उद्देश्य से बनाए गए ट्राई सर्विसेज आर्म फोर्स स्पेशल डिवीजन यानी कि ASFOD ने बेंगलुरु में अपना मुख्यालय स्थापित किया है। रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस ASFOD की स्थापना शुरुआती दिनों में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत आगरा में की गई थी। अब इसे बेंगलुरु में स्थानांतरित कर दिया गया है और ये AFSOD सैन्य मामलों के विभाग के अधीन होकर काम करता है। इसमें सेना के पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी, नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल है। आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन आंतरिक और बाहरी दोनों जगहों पर दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में ऊंचे आर्टिलरी रेंज क्षेत्र में बुलंद भारत के तहत एक इंटीग्रेटेड निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया है।
यह अभ्यास पूर्वी क्षेत्र के सबसे ऊंचाई वाली आर्टिलरी रेंज में संचालित किया गया था और यह अभ्यास 1 महीने तक चला। आपको बता दें कि बुलंद भारत के तहत अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में तैनात विशेष बलों, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हुए थे। साथ ही आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निकट समन्वय में निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया गया। महीने भर चले इस अभ्यास में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नकली युद्ध जैसी स्थिति बनी, जिसमें सैनिकों और हथियारों का बखूबी प्रशिक्षण हुआ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सिंगापुर के एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे पर पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भारत और सिंगापुर की मेजबानी में हो रहे इस अभ्यास में आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देशों के युद्धपोत और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम पोत के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर भी पहुंचे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मेटा फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि उसने दक्षिण एशिया में 3 साइबर जासूसी अभियानों की पहचान की है और उन पर कार्रवाई की है जो कि उस प्लेटफॉर्म पर पाए गए थे। इनमें से एक ऑपरेशन में 100 से अधिक संदिग्ध फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों का नेटवर्क शामिल था, जो कि पाकिस्तान से चलाया जा रहा था और भारत में सैन्य कर्मियों को लक्षित कर रहा था। हालांकि मेटा ने अन्य 2 ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं दी है। मेटा ने यह खुलासा किया है कि उसने पैचवर्क नामक एक हैकिंग समूह के खिलाफ कार्रवाई की थी। मेटा की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पाकिस्तान में एक हैकिंग ग्रुप से जुड़े करीबन 120 फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इस समूह ने मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों और पाकिस्तानी वायुसेना में सैन्य कर्मियों सहित भारत और पाकिस्तान के व्यक्तियों को लक्षित किया गया था। दोस्तों, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया जल्द ही अपने स्प्रिट SDM-1 और BT-3F इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का उत्पादन शुरू कर देगा। आपको बता दें कि रशिया का स्प्रिट SDM-1 एक ऑटोमेटिक एंटी टैंक बंदूक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे कि एक हल्का टैंक होने के बावजूद एक डिस्ट्रॉयर के रूप में भी जाना जाता है। ये टैंक पैरा ड्रॉप भी किया जा सकता है और एयर पोर्टेबल भी है और ये पूरी तरीके से एम्फीबियस है। रोजमोन एक्सपोर्ट के अनुसार स्प्रिट SDM-1 अपनी श्रेणी का एकमात्र हल्का और एम्फीबियस लड़ाकू वाहन है, जिसमें 125 mm टैंक गन और एक मेन बैटल टैंक की मारक क्षमता है। टैंक एक गाइडेड मिसाइल प्रणाली से भी लैस है। स्प्रिट SDM-1 का उद्देश्य युद्ध की निगरानी करना, युद्ध की सुरक्षा को बनाए रखना, दुश्मनों के गढ़ों को नष्ट करना और भारी बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ फायर सपोर्ट प्रदान करना है। यानी स्प्रिट पहाड़ी इलाके में दिन और रात और पतली हवा के साथ अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान पर भी काम कर सकता है और ये पानी की बाधाओं को भी पार कर सकता है और तैरते समय अपनी तोप से फायरिंग कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा के रास्ते भारत में आए हैं। बिलावल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का मेरा फैसला SCO के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। पाकिस्तान के विदेशी मामले के मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो गोवा में शंघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की इस बैठक में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी यात्रा के दौरान जो विशेष रूप से SCO पर केंद्रित है, मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत के लिए तत्पर हूं। दरअसल दोस्तों, बिलावल भुट्टो करीबन 12 साल के अंतराल के बाद भारत आने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत में आई थी। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।